Hello students, welcome to your own YouTube channel that's Economics with गौरी सिंह। आज का हमारा टॉपिक जो है ये क्लास +2 का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि हम आज इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और मोर ओवर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि सीबीएसई जो है इन चैप्टर्स में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में डालती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं जब हम, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि गुड्स क्या है। ठीक है, गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या है, कैपिटल लॉस क्या है, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, हमारी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के अंडर जो इनकम का जनरेशन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, गुड्स की क्लासिफिकेशन करने से पहले, क्या हम गुड्स को उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांटते हैं? जी नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके एंड यूजर के हिसाब से। अब यहाँ पे जो टर्म आई है दैट इज अ एंड यूजर। ये एंड यूजर क्या है? एंड यूजर का मतलब है कि प्रोडक्ट को यूज करने वाला जो एंड यूजर है वो कौन है। हम इस टर्म को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम मार्केट में A4 साइज की शीट्स बाय करते हैं। वी आर अ स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हमने बाजार से A4 साइज के कुछ पेपर्स या कुछ शीट्स जो हैं वो बाय की हैं, तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि हमने उसको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो हमारे लिए ये गुड क्या हो गई? फाइनल गुड हो गई। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया और अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये गुड कौन सी हो जाती है? फाइनल गुड हो जाती है। अब अगर इसी A4 पेपर को स्टेशनरी की शॉप से कोई पब्लिशर बाय करता है, तो वो पब्लिशर क्या करेगा? इसके ऊपर कोई बुक प्रिंट करवाएगा। तो उस पब्लिशर के लिए ये जो A4 साइज की शीट्स हैं वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब ये गुड्स फाइनल थी या इंटरमीडिएट थी, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि इसका एंड यूजर कौन है। वो एक हाउस होल्ड है या वो एक प्रोड्यूसर है। तो इसी एंड यूजर के बेसिस के ऊपर हम आज देखेंगे कि गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो गुड्स को पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास फाइनल गुड्स और एक है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अभी हमने अपने ऊपर जो एग्जांपल डिस्कस की है उसमें हमने क्या देखा कि हाउस होल्ड ने इसको, मतलब कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स की हमने एग्जांपल ली, जब उन्होंने इसको बाय किया तो उनके लिए ये क्या थी? फाइनल गुड थी। अगर इसको एक पब्लिशर बाय करता है तो उसके लिए क्या थी? ये इंटरमीडिएट गुड्स थी। ये दो जो टाइप्स हैं वो मेन टाइप्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। फर्दर जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। Okay, this is the classification of final goods, intermediate goods, consumer goods and capital goods. अब ये final goods क्या हैं? Final goods वो goods हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। इनमें और वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। These goods are ready to use by their final users. ये कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं अगर वो किसी प्रोडक्ट में, किसी गुड में पाई जाती हैं तो वो गुड क्या है? फाइनल गुड है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया है। इन गुड्स में अभी भी और वैल्यू ऐड की जा सकती है। ये गुड्स अभी रेडी नहीं है कि इनका फाइनल यूजर आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म फाइनल यूजर, कि इनका फाइनल यूजर इनको यूज कर पाए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं
जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती हैं। हम इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जब हम ये बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स को आगे कुछ और फीचर्स के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। और वो फीचर्स क्या हैं, मतलब कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट इसकी जो क्लासिफिकेशन है, दैट आर सर्विसेज, जिनको हम नॉन मटेरियल गुड्स भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स की, ड्यूरेबिलिटी मतलब कि ऐसी गुड्स जो लॉन्ग टाइम चलती हैं। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको एक कंज्यूमर लंबा समय यूज करता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं अगर इसकी, जैसे हम अपने घर में जो कार यूज करते हैं, ये तो नहीं है कि हम एक कार को थोड़ा टाइम यूज करें और सेल कर दें। या फिर हमारे घर में जो एसी लगा हुआ है, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में एलईडीज हैं, ये सारी एग्जांपल किनकी हैं, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स की। ये वो गुड्स हैं जिनको हम बहुत लंबा समय यूज करते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जिनका लाइफ स्पैन 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय का होता है। ऐसे गुड्स को हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। जैसे कि हमारे घरों में फर्नीचर है, क्रॉकरी है। जैसे कि फर्नीचर की अगर हम बात करें, 1 साल या उससे थोड़ा समय बाद हमें ये लगने लग जाता है कि ये फर्नीचर जो है अभी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा घर में पड़ा हुआ, या इसमें थोड़ी सी ब्रेकेज हो गई है, हम इसको चेंज कर लें। जैसे कि अगर हम क्रॉकरी की बात करते हैं, हमारे घरों में जैसे क्रॉकरी जो यूज होती है, अगर उनका कोई भी एक कप टूट जाए, प्लेट टूट जाए, तो फिर हमें क्या लगता है कि अब हमें इनको यूज नहीं करना चाहिए, इनके जगह पे हमें कोई नई क्रॉकरी ले लेनी चाहिए। मतलब कि जिनका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लॉन्ग नहीं माना जाता। हम इन चीजों को 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय यूज करते हैं, उसके बाद हमें लगने लग जाता है कि अब हमें उन्हें चेंज करके नया ले लेना चाहिए। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज अ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन भी बोल देते हैं। इन गुड्स को एक बार यूज किया, फिनिश, हम फिर से इनको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में कुछ भी खाने के लिए पेस्ट्रीज ही लेके आते हैं खाने के लिए, ठीक है। हम पेस्ट्रीज लेके आए, हमने खाए और वो खत्म। हम उन पेस्ट्रीज को रीयूज तो अब नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक बार खाया, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन था और वो फिनिश हो गई। अब हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज अ सर्विसेज। सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स भी बोला जाता है। जैसे कि एक टीचर की सर्विस हो गई, ठीक है, एक डॉक्टर की सर्विस हो गई, एक लॉयर की सर्विस हो गई। मतलब कि जितनी भी सर्विसेज हम यूज करते हैं उनको नॉन मटेरियल गुड्स की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। जिन प्रोडक्ट्स को हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं उनको हम बोल देते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कैपिटल गुड्स की, तो उसमें है प्लांट एंड मशीनरी। When we talk about a capital goods, तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको लिखकर बताऊंगी जो हमें ध्यान में रखने हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जो कैपिटल गुड है क्या ये कैपिटल भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइनल है कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग कुछ हम पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करेंगे, जिनको नोट करने से हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल गुड्स जो है वो फाइनल भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं।
सो सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट वन, दे आर यूज्ड इन फर्दर फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको फ्यूचर में किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब हमने कैपिटल गुड्स की एग्जांपल पढ़ी प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी में कुछ नट्स, कुछ बोल्ट्स ये भी लगे होते हैं, तो क्या फिर ये भी कैपिटल गुड्स हैं? नो, दीज आर नॉट अ कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड का एक फीचर ये भी है कि इनकी रिलेटिव वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी में कुछ नट्स बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनकी रिलेटिव वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की किसी मशीन की है, तो ये नट एंड बोल्ट्स जो है ये कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते। दूसरा इसका जो पॉइंट जो दिमाग में हमें रखना है, देयर एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन इज ऑफ सेवरल ईयर्स। जो कैपिटल गुड्स होती हैं इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ज्यादा समय का होता है, ज्यादा सालों का होता है। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर अ टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी को यूज करते जाएंगे तो उसमें घिसावट आती जाएगी। अगर उसमें घिसावट आएगी तो हमें उसको ठीक भी करवाना पड़ सकता है, और अगर मशीन बिल्कुल खराब हो गई तो हो सकता है कि हमें उसको रिप्लेस करवाना पड़े, मतलब कि उसकी जगह पे हमें एक नई मशीन लेनी पड़े। दे हैव डिराइव्ड डिमांड्स। कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है कि कैपिटल गुड की डिमांड तब होगी अगर इस कैपिटल गुड जैसे कि मशीनरी से जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो इस मशीनरी की डिमांड भी रहेगी। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो इस मशीनरी की डिमांड भी फिर नहीं रहेगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड का जो डिमांड होता है वो डिराइव्ड होती है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। अब ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं हाउस होल्ड के लिए। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जिस फ्रिज जो हम घरों में यूज करते हैं, अगर इसको एक कन्फेक्शनरी शॉप वाला यूज कर रहा है तो उसके लिए फिर ये क्या है? फाइनल गुड है। लेकिन अगर इसी रेफ्रिजरेटर को एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो उसके लिए फिर ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। तो ये गुड्स जो है ये फाइनल गुड्स रहेंगी या फिर इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगी, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि इनका एंड यूजर कौन है। अब यहां तक हमने देख लिया कैपिटल गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है। अब हम इसी के बेसिस के ऊपर दो डिफरेंसेस करेंगे, एक है कंज्यूमर गुड का और कैपिटल गुड का, दूसरा है फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। दोनों ही डिफरेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इनका डिफरेंस। फर्स्ट वन, अगर हम बात करें कंजम्पशन गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे कि अब मेरे हाथ में ये चौक है तो मुझे इस वक्त पढ़ाने के लिए जरूरत किस चीज की है? इस चौक की है। ये चौक मेरी डिमांड को, मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे लिए ये चौक क्या है? कंज्यूमर गुड है। दीज गुड्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। कंज्यूमर गुड्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो लिमिटेड होता है, इनको बहुत लंबा समय हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले इसका फीचर भी बताया है कि इनको सिंगल एक्ट कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाता है। जैसे कि अब ये चौक है, ये एक बार यूज करूंगी खत्म हो जाएगा, फिर से इसको यूज नहीं किया जा सकता। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। कंज्यूमर गुड्स होती है इनको हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। इन गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। ये जो गुड्स होती हैं ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। अब जैसे कि मेरी डिमांड है इस चौक की, तो मेरी डिमांड को तो ये चौक पूरा करेगा। इस चौक को बनाने के लिए जरूरत किसकी है? मशीनरी की। तो वो मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड है। मैं मशीन ले आऊं, क्या वो मेरी डिमांड को पूरा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि मुझे मशीन की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है चौक की। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कैपिटल गुड्स होती है ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल से ज्यादा समय का होता है। इनको जो यूज किया जाता है वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। इनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। अब अगर इस चौक की डिमांड है तो चौक बनाने वाली मशीन की डिमांड रहेगी, अगर चौक की डिमांड नहीं है तो बनाने वाली मशीन की डिमांड भी नहीं रहेगी। तो ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं इनकी डिमांड क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड होती है।
कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, मतलब कि इनको खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो आपको अभी डिफरेंस जो है आई होप अच्छे से समझ आया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फर्दर एक बार खुद से रीड कर पाए। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंस बिटवीन द बोथ। पहले डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स। These goods are purchased by consumer for final consumption or purchased by the producer for investment. ये जो फाइनल गुड्स होती हैं, अगर इनको एक कंज्यूमर बाय करता है तो उसके लिए फिर ये फाइनल कंजम्पशन गुड्स हैं, और अगर इनको एक प्रोड्यूसर बाय करता है तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इनको परचेज करता है। ये जो गुड्स हैं ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अब क्रॉस कर चुकी हैं, ये अब रेडी हैं कि इनको इनका फाइनल यूजर यूज कर सके। फाइनल गुड्स में अब और वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती है, जितनी वैल्यू ऐड होनी थी वो हो चुकी है इनमें। अब फर्दर इनमें और वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती। इन गुड्स को नेशनल इनकम जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हम इन गुड्स को उसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब कि हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं व्हाइल वी आर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। ये वो गुड्स हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और वस्तुओं की प्रोडक्शन करने के लिए। ये जो गुड्स हैं ये आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन अभी नहीं है, सॉरी, दीज आर आउटसाइड, दीज आर नॉट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पार करके बाहर नहीं निकली हैं, मतलब कि अभी भी इनमें और वैल्यू ऐड की जा सकती है। दीज आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अभी ये रेडी नहीं है कि इनको इनका फाइनल यूजर यूज कर सके। इन गुड्स में अभी और वैल्यू ऐड की जा सकती है। इन गुड्स को जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? क्योंकि जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स को लेते हैं और फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी ऐड होती है। तो जब हम फाइनल गुड्स को ले लेते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से नहीं लेते, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए कि फाइनल गुड्स को भी ले लिया जाए और इंटरमीडिएट गुड्स को भी ले लिया जाए तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है डबल काउंटिंग की, कि जो प्रोडक्ट हमारी नेशनल इनकम है वो 2 बार काउंट हो जाएगी, मतलब कि डबल काउंट हो जाएगी। नेशनल इनकम सही से एस्टिमेट नहीं हो पाएगी। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? अगर सही है तो इसको एक वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सप्लेन किया जाए। आजकल सीबीएसई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालने लगी है, तो अभी हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फिर से एक बार पढ़ पाए क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या ये सही है? डिस्कस करेंगे इसको विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि लकड़ी के बोर्ड को फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो लकड़ी का बोर्ड है ये क्या है? हमारे लिए प्रोड्यूसर गुड्स है। नो डाउट प्रोड्यूसर गुड्स भी वही हैं जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं और कैपिटल गुड्स भी वही होती हैं जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं इनको हम रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनको हम रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं कि लिखना कैसे है। प्रोड्यूसर गुड्स जो होती हैं ये होती हैं रॉ मटेरियल, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक लकड़ी का बोर्ड जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। गुड्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जबकि कैपिटल गुड्स में जो होती हैं उनमें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही इंक्लूड किया जाता है जिनको प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। दूसरी तरफ अगर मैं प्रोड्यूसर गुड्स की बात करूं तो इनमें वो गुड्स आती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। इनको एक बार यूज किया फिर से इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि लकड़ी के बोर्ड से अगर एक बार फर्नीचर बन गया तो फर्नीचर को फिर से कन्वर्ट करके हम लकड़ी का बोर्ड नहीं बना सकते। इसी वजह से कहा जाता है कि सारी
जो कैपिटल गुड्स हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन जो सारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के स्टॉक में होने वाला चेंज, या हम बोल दें कि कैपिटल के स्टॉक में होने वाला जो इंक्रीज है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, आई इज इक्वल टू चेंज इन के। इन्वेस्टमेंट की दो फॉर्म्स होती हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब उसको डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट की, मशीनरी की, जब इन चीजों का स्टॉक एक प्रोड्यूसर के पास बढ़ जाता है तो उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए? सबसे पहले अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी, इनका स्टॉक एक प्रोड्यूसर के पास बढ़ता है तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर मैं बोलूँ कि प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। अब ज्यादा मशीन्स हैं तो इट मीन्स क्या है कि आउटपुट भी ज्यादा रहेगा। अगर आउटपुट ज्यादा है इकोनॉमी में तो इससे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, जिसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं, देखिए अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो मार्केट में वो ज्यादा स्टॉक सेल होगा। अगर ज्यादा स्टॉक सेल होगा तो प्रोड्यूसर की इनकम भी एनहांस होगी, और अगर प्रोड्यूसर की इनकम एनहांस होगी तो देश में जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये सब है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक प्रोड्यूसर के पास फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, इनका कितना स्टॉक अवेलेबल है एक प्रोड्यूसर के पास। इन तीन चीजों का स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर के पास जितना भी अवेलेबल है उसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। अब देखिए हमने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में बात की रॉ मटेरियल की भी, कि प्रोड्यूसर के पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर के पास अगर ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इट मींस क्या है कि उसने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रखी है, तो इससे क्या होगा कि उसको इनपुट्स की जो सप्लाई है अनइंटरप्टेड मींस बिना रुकावट के, बिना रुकावट से उसको इनपुट्स की जो सप्लाई है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट, with enough stock of raw material, producer can avoid day-to-day purchase from the market and uncertainties of the market can be avoided। अब अगर एक प्रोड्यूसर ने अपने पास अच्छा रॉ मटेरियल का स्टॉक, मतलब कि इनफ क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का स्टॉक अगर अपने पास मेंटेन करके रखा हुआ है तो उसको डेली मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डेली परचेज करने की जरूरत नहीं है तो वो प्राइस फ्लक्चुएशंस, अनसर्टेनिटीज मतलब के प्राइस फ्लक्चुएशंस जो डे टू डे चेंज होता रहता है चीजों का प्राइस, उनको वो अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट इज इट एनेबल द प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। अगर प्रोड्यूसर ने अच्छा रॉ मटेरियल का, मतलब कि गुड क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखा हुआ है, तो फिर वो पोटेंशियल डिमांड, अपने प्रोडक्ट की पोटेंशियल डिमांड मतलब कि फ्यूचर की जो डिमांड है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो था हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा जितना भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली, कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक तो वो खर्चा में इंक्लूड किया जाता है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करके रखने के ऊपर किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया है, मशीन खराब हो गई थी, अब उसी मशीन को ठीक करवाया गया या फिर उसकी जगह पे कोई नई मशीन ली गई, तो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक तो एज यूजुअल ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही अब है। तो वो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करके रखने के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है। प्लस कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक,
या फिर कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए, मतलब कि कोई नई मशीन लेने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में एक तो कोई नई मशीन जो ली उसके ऊपर किया गया खर्चा, प्लस कोई पुरानी जो मशीन थी उसको एज इट इज मेंटेन करके रखने के ऊपर, या फिर मशीन बिल्कुल डैमेज हो गई उसी तरह की एक नई मशीन खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया गया है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब अगर पूछा जाए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, सो वी कैन से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट equals to net investment plus depreciation। मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने पास नेट इन्वेस्टमेंट। It refers to the addition made in the stock of capital during an accounting year। इसका मतलब है कि एक साल में नई मशीन्स खरीदने के ऊपर जो खर्चा किया गया है उसको नेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि जब हम नई मशीनें खरीदेंगे तो ही हमारे कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज आएगा। वो जो नेट इंक्रीज होता है हमारे कैपिटल के स्टॉक में उसी को हम नेट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब अगर इस नेट इन्वेस्टमेंट को फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो डेप्रिसिएशन है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू decrease the value of fixed asset due to three reasons. One is normal wear and tear. Second is expected obsolescence. Third is passing of time। इन थ्री रीजंस की वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की या फिर एक प्रोड्यूसर के पास जो फिक्स्ड एसेट है उसकी जब वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। हर एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि जब मशीन चलेगी लगातार, अगर हम मशीन को यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें थोड़ी बहुत घिसावट आएगी, वो खराब भी होगी, जिसको हम नॉर्मल वेयर एंड टियर बोल देते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये भी पता है कि ये भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो सकता है। पासिंग ऑफ टाइम के साथ हमारी जो मशीन है उसकी जो डिमांड है, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड कम हो सकती है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो हमारा फिक्स्ड एसेट जो प्लांट या फिर जो मशीनरी है हमारे पास उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हर एक जो प्रोड्यूसर होता है इस डेप्रिसिएशन को मेंटेन करके रखने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मेंटेन करता है। एक तो हो गया इसमें कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन किया जा सकता है।
एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसे कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फायर लग गई किसी तरह से, तो वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, जिसको मेंटेन करने के लिए कोई रिजर्व फंड मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, जिनकी वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, उसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है, दैट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। और जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल लॉस। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम इनका डिफरेंस देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्टॉक, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जब हमें किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डेट दी गई हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आज है 26, मान लीजिए 26 जनवरी, 26 जनवरी 2026 को आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर ली, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, दैट इज अ स्टॉक। नेक्स्ट बात हम करते हैं फ्लो की। इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, ये पर आवर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, 15 डेज हो सकते हैं, एक साल का समय हो सकता है, एक महीने का समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया गया हो, उस टाइम पे जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसको हम बोल देते हैं फ्लो। तो ये तो था एक बेसिक मीनिंग, स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। जैसे अगर मैं फ्लो की एग्जांपल की बात करूं, तो मान लीजिए कि आपकी जो मंथली पॉकेट मनी है, अगर मैं बोलूं कि वो 2000 है, तो मंथली की बात हो गई, एक मंथ की बात हो गई, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो है। तो यहाँ पे मैंने कोई आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बताया, कोई डेट मेंशन नहीं की, इसलिए ये क्वांटिटी क्या है, फ्लो है। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की। व्हाट इज अ स्टॉक? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी, इसको तो एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर किया जाता है, फिर ये टाइम डायमेंशनल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर, अब दिमाग लगाइए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रही हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम की, इसी वजह से ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अब अगर मैं फ्लो वेरिएबल की बात करूं, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। हाँ, ये टाइम डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि इसमें पर मंथ, पर आवर, 15 डेज, 1 ईयर, ऐसे क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक एंड अ फ्लो। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टिल देन टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारा कंटेंट अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ।